स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था कि हमारा न्यू चैनल स्टार्ट हो चुका है और मुझे आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर फिजिक्स का। ठीक है, भौतिकी हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक, हिंदी में कहते हैं भौतिकी और इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिकी को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, ओके। और ये विज्ञान शब्द आया कहां से, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, जो कि आया है लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से। ठीक, ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा से। और साइंस कौन सी भाषा का वर्ड है? इंग्लिश भाषा का। ओके, सेंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी जानना। ओके, और इसका पर्यायवाची शब्द संस्कृत में होता है विज्ञान। ठीक, यानी विज्ञान शब्द का अर्थ क्या हो गया? जानना। यानी किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी घटना के बारे में जानना या उसको जानने की इच्छा रखना ही आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब देखो विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा क्लास 10 तक भी। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सॉरी बायोलॉजी। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान को बायोलॉजी। ठीक है, तो विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी चीज को जानना या जानने की इच्छा रखना। अब देखो स्टार्ट करते हैं यहां से आगे। अब आइए आते हैं भौतिकी के अध्याय 1 पर, जिसका नाम है भौतिकी एक परिचय। ओके, इंग्लिश में फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भौतिकी क्या होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि विज्ञान एक बहुत विस्तृत प्रकार का ज्ञान है और उसको 3 मुख्य शाखाओं भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान में विभाजित किया गया है। और इसकी पहली शाखा भौतिकी अर्थात फिजिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको इस चैनल पर फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भौतिकी होती क्या है। तो भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, जो कि आया है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड फ्यूसिस से। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति। ओके, तो देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है और ये आपका कौन सा है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड। और ये इसका मीनिंग है क्या? नेचर, प्रकृति। यानी प्रकृति का जो अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं विज्ञान की, उसी का हम बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं उसको? भौतिकी। ठीक है, या भौतिक विज्ञान, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, अब देखो भौतिकी की या विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, आइए इसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। तो देखो अभी बच्चों मैंने आपको ये बताया कि विज्ञान किसे कहते हैं,
और भौतिकी किसे कहते हैं। अब देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि विज्ञान या भौतिकी में किसी भी सिद्धांत या किसी भी नियम की जो शुरुआत होती है वो किस प्रकार होती है। तो किसी भी तथ्य को सबसे पहले विज्ञान में किस रूप में दिया जाता है, उसे दिया जाता है एक परिकल्पना या इमेजिनेशन के रूप में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इमेजिनेशन। देखो इमेजिनेशन का अर्थ होता है, परिकल्पना का अर्थ होता है कि तथ्यों को या जानकारी को अपने आधार पर प्रस्तुत कर देना किसी भी वे में। अब देखो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह प्रस्तुत कर देना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह प्रस्तुत कर देना। अब ये इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू और मे बी रॉन्ग। अब देखो आप परिकल्पना के बारे में समझ गए होंगे। देखो परिकल्पना के आधार पर लोगों ने अपने अपने विचार देने प्रस्तुत किए ब्रह्मांड के बारे में या जो भी चीजें उनके आसपास उपस्थित थी। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। इनका जन्म कब हुआ था, सन 1473 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको याद रखने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसका कोई खास महत्व है। आपको इन पे फोकस क्या करना है कि इन्होंने कौन सी परिकल्पना दी या कौन सा इन्होंने वैज्ञानिक तथ्य दिया जिससे कि विज्ञान में आगे उस आधार पर प्रगति हुई। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। उससे पहले लोग ये मानते थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इन्होंने अपना एक मॉडल दिया, मॉडल को हिंदी में बोलते हैं निदर्श। हिंदी में क्या कहते हैं, निदर्श। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको मॉडल। ओके, तो देखो इन्होंने सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं सूर्य केंद्री सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, इन्होंने इस सिद्धांत में यह माना कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। उससे पहले क्या माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य और अन्य ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस मॉडल में क्या गड़बड़ थी, जब कोपरनिकस इसको पढ़ रहे थे या इसको स्टडी कर रहे थे तो उस समय उनको क्या कठिनाई हुई कि ये जो इनकी कक्षाएं थी ग्रहों की या सूर्य की, ठीक है, वो आपस में बहुत ज्यादा उलझी हुई थी या ओवरलैप कर रही थी, जिससे इस मॉडल का अध्ययन करने में काफी कठिनाई हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया कि सूर्य को केंद्र में रख दिया और बाकी सब ग्रहों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने लगे। ठीक, जिससे कि इसका अध्ययन करने में हमको सुविधा हो। और इसी आधार पर उन्होंने अपना सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया और कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। इसके बाद आए टाइको ब्राहे। कब आए, 1546 में। ओके, अब इन्होंने क्या है, इन्होंने निकोलस कोपरनिकस के जो मॉडल है उसको स्टडी किया। इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। अब देखो आगे देखते हैं, ये इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जोहानेस केपलर। ठीक है, ये कब आए थे, 1571 ईस्वी में। और इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सही बात है, ठीक है, जैसा कि कोपरनिकस ने माना था। लेकिन ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि निकोलस कोपरनिकस जो है जो मॉडल दिया गया उसमें कुछ कमी है। ठीक है, उसमें कमी क्या बताया उन्होंने कि कोपरनिकस ने ये कहा है कि जो ग्रह है या मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। उन्होंने इस बात को कैसे प्रूफ किया, इन्होंने गणितीय समीकरणों के आधार पर इस बात को वेरीफाई किया। ठीक है, आगे जब चैप्टर आएंगे तो आपको इसको वेरीफाई करके दिखाया जाएगा, सिद्ध करके दिखाया जाएगा कि केपलर ने किस आधार पर ये बताया कि
जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमते बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ठीक है, दीर्घ वृत्त का मतलब होता है ऐसी। ठीक, ये आपकी कैसी हो गई, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। अब देखो इसी प्रकार क्या है कि विज्ञान में प्रगति होती है, मतलब एक मॉडल या सिद्धांत या नियम दूसरे मॉडल या सिद्धांत या नियम के लिए आधार का काम करता है। जैसे कि निकोलस कोपरनिकस ने एक मॉडल दिया, ओके, और उसकी स्टडी जोहानस केपलर ने की और उस आधार पर उन्होंने और भी अधिक स्पष्ट जानकारी को दिया। इसी प्रकार गैलीलियो ने सर्वप्रथम गति से संबंधित अपने कुछ नियम दिए। इनमें सबसे प्रमुख जड़त्व का नियम था। ओके, और उन्होंने बॉल की किसी आनत तल पर गति को भी समझा, जो कि आपने कक्षा 10 में पढ़ रखी होगी। ठीक है, जो एनसीईआरटी में इसको दे रखा है कि गैलीलियो का जो जड़त्व, मतलब गैलीलियो का जो ये एक्सपेरिमेंट है इसमें आनत तल पर गेंदों को लुढ़काया जाता है, वो जानकारी इन्होंने इस आधार पर दी थी। अब गैलीलियो ने जब नियम दिए गति के, उस आधार पर न्यूटन ने कुछ नियम दिए अपने, और इन सब नियमों को संयुक्त कर दिया और हमको क्या है, यांत्रिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। इसके अध्ययन के लिए हमें आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हुई। ठीक है, कि न्यूटन ने किसको दिया था, गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखो, तो यानी इस आधार पर हमें क्या पता चलता है कि विज्ञान में जब कोई सिद्धांत दिया जाता है तो वो अन्य सिद्धांतों के लिए आधार का काम करता है। ठीक है, और इसी प्रकार हम विज्ञान में प्रगति करते चले जाते हैं। विज्ञान का तात्पर्य ये नहीं है कि आप जो है तथ्यों को पढ़ते चले जाएं और बस उनको रट्टा मारते चले जाएं। विज्ञान का तात्पर्य है कि नई नई खोज करना, नई नई परिकल्पनाएं देना। देखो विज्ञान में जो है वो बिना आधार वाली कल्पनाओं का भी महत्व है। ठीक है, लेकिन उसको नियम तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उसको वेरीफाई ना कर लिया जाए, यानी उसको सिद्ध ना कर दिया जाए। ठीक है, और देखो विज्ञान में किसी भी नियम को किस आधार पर मतलब स्वीकारा जाता है या स्वीकार्य किया जाता है, उसके लिए एक विधि होती है जिसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। ठीक है, साइंटिफिक मेथड इंग्लिश में कहेंगे इसको, साइंटिफिक मेथड। लेकिन साइंटिफिक मेथड जानने से पहले आपको विज्ञान के दो मूलभूत विचारों के बारे में जानना होगा। दो विचार जो है वो क्या है, देखो सबसे पहला है आपका एकीकरण का विचार। यूनिफिकेशन, और दूसरा है आपका न्यूनीकरण का विचार, रिडक्शन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एकीकरण का तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एकीकरण क्या होता है। ठीक है, एकीकरण का तात्पर्य ये होता है कि जो विज्ञान के अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा दिए गए नियम हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले भी कुछ नियम दे रखे हैं, ठीक है, उनमें कुछ सुधार करना, ठीक है, और उन नियमों को संयुक्त करने का प्रयास करना, वो क्या कहलाता है, एकीकरण। या इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बहुत सारे नियमों को किसी एक सिस्टम पर अप्लाई करना और जो जिन क्षेत्रों से वो संबंधित है उन क्षेत्रों को एक करना। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि आपने एक मूवी देख रखी होगी, ठीक है, जिसका नाम है किस किस को प्यार करूं। ओके, अरे देखी होगी नहीं, अरे प्यार का नाम सुनकर तो सबके जो है होश उड़ जाते हैं, देखो है नहीं है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ठीक है, इट्स नॉर्मल। अब देखो आपने इस मूवी में देखा होगा कि उसकी 3 वाइफ्स होती हैं हीरो की, और 1 जीएफ होती है। अब वो तीनों को अलग अलग रख के परेशान हो जाता है बेचारा। ठीक है, तीनों को अलग अलग कहाँ से संभालो। ओके, तो
इसी आधार पर आपका एकीकरण का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, एकीकरण का मतलब ये होता है कि जितने भी हम अलग अलग नियम लगा रहे थे, ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स पर, ठीक है, उन सभी नियमों को हर एक सिस्टम पे लगाना, ठीक है, और इस प्रकार अप्लाई करना कि उन नियमों में कोई भी त्रुटि ना हो या वो नियम कहीं पर भी ब्रेक ना होते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है एकीकरण। ठीक है, अब इस मूवी में क्या होता है, देखो 3 वाइफ होती है, 3 अलग अलग नियमों की तरह मानो। ठीक है, इसको एक अलग फील्ड की तरह मानो, ठीक है, अलग क्षेत्र की तरह मानो, इसको अलग क्षेत्र मानो और इसको अलग क्षेत्र मानो। मान लो कि इस क्षेत्र से संबंधित 3 नियम है, 3 वाइफ्स, ठीक है, और इस क्षेत्र से संबंधित ये एक नियम है ओनली। ठीक है, इन चारों को एक जगह रखना है हमको। ठीक है, एक ही सिस्टम में अप्लाई करना है, मतलब एक घर में रख लो एक तरह से हम ये कहें। ठीक है, अब इनको एक साथ रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आएगी नहीं आएगी। ठीक है, ये चारों आपस में झगड़ा करेंगे कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, होता है नहीं होता है, लास्ट में मूवी के क्लाइमैक्स में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार विज्ञान में भी कुछ ऐसी मतलब एक्सपेरिमेंट होते हैं जो अचानक से फील्ड को एकीकृत कर देते हैं, दो अलग अलग क्षेत्रों को एकीकृत कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि उस मूवी के लास्ट में एक दुर्घटना हो जाती है, कोइंसिडेंटली जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अचानक से हो जाना किसी भी घटना का वो क्या कहलाता है, कोइंसिडेंटली। कोइंसिडेंटली ऐसी घटना होती है जो इन चारों को एकीकृत कर देती है। मतलब ये बाद में मूवी के लास्ट में आपने देखा होगा कि ये सब चारों कहाँ रहते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार एक एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ऑर्स्टेड ने किया था। आगे हम बताएंगे जैसे ही इसका चैप्टर आएगा। ठीक है, ऑर्स्टेड ने किया था और उसके आधार पर उन्होंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को एक किया था। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बताया था कि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं और इनको एक दूसरे के अंदर मर्ज किया जा सकता है। ठीक है, ओके, और भी इस तरह के आपकी मतलब बुक में काफ़ी नियम दे रखे हैं कि किन किन नियमों को किस ने एकत्रित किया था। ऑर्स्टेड के साथ यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है, इनका नाम है मैक्सवेल, पूरा नाम इनका है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, अब देखो इसका मतलब आप समझ होंगे कि एकीकरण का तात्पर्य होता है दो अलग अलग क्षेत्रों की स्टडी करना और उनमें नियमों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उनको एक ही सिस्टम पर अप्लाई किया जा सके और उन दोनों क्षेत्रों की एक साथ अध्ययन किया जा सके, इसी को हम बोलते हैं एकीकरण। अब देखो न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है। न्यूनीकरण का तात्पर्य होता है कि किसी एक सिस्टम को लेना। सबसे पहले आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इतनी देर से सिस्टम क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं निकाय। ठीक है, आपके आसपास जितना भी वातावरण उपस्थित है उसमें से आप जो भी लेना चाह रहे हैं, जिस पर आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, ठीक है, जितना भाग आपने अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लिया है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम यानी निकाय। ठीक है, अब देखो अब अगर हमें किसी सिस्टम की स्टडी करनी है, मतलब किसी निकाय की स्टडी करनी है, तो हम देखो मान लो हम पूरे आसपास के वातावरण को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक विधि निकाली कि हम इसका एक अंश मात्र अध्ययन कर लें, इस पार्ट का अध्ययन कर लें, हम इसी के आधार पर पूरे सिस्टम को बता दें या उसकी व्याख्या कर दें। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यूनीकरण। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी 11th क्लास है। ठीक है, 11th क्लास के 4 सेक्शन है अलग अलग। ओके, ए बी सी डी। ओके, अब मान लो आपके प्रिंसिपल साहब आए। ठीक है, प्रिंसिपल सर आए आपके और उनको मान लो चारों कक्षाओं के बच्चों के बारे में पता करना है कि इन चारों कक्षाओं के बच्चे कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो अब क्या वो आपकी चारों कक्षाओं के सभी बच्चों को अच्छे से जांच या परख सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो क्या करेंगे, हर एक क्लास से एक एक बच्चा लेंगे। ठीक है, और उन सबका टेस्ट लेंगे या जो भी तरीका हो उससे वो उन सब की परीक्षा लेंगे और उस आधार पर अपना क्या कर देंगे, रिजल्ट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूनीकरण। कि मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत बड़ा सिस्टम मान सकते हैं हम उसको। ठीक है, उसका एक अंश मात्र लिया, ये 4 बच्चे लिए। ठीक है, और इनके अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये बता दिया कि इस क्लास के बच्चे ऐसे हैं, इस क्लास के ऐसे हैं, इस क्लास के ऐसे हैं और इस क्लास के ऐसे हैं। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने पूरे 11th क्लास की व्याख्या कर दी, इसी को हम बोलते हैं न्यूनीकरण। ठीक है, मुझे आशा है आप सब
इन दोनों विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इन्हीं विचारों के आधार पर दी जाती है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, वैज्ञानिक विधि क्या होती है? किसी भी सिद्धांत को विज्ञान में या गणित में किस प्रकार स्वीकार्य किया जाता है, ठीक है, उसके लिए एक विधि होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि जो कोरोना टाइम में उनका स्टडी का लॉस हुआ है वो पूरा हो सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।